जय हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उन 20 सितंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तापीय ऊर्जा में। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण के कारण ऊर्जा जो है वह ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यदि आपसे पूछा जाए घर्षण क्या होता है, तो दो सतहों की अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यह एक प्रकार का विरोधी बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। देखिए कैसे, जब हम फेंकते हैं यहाँ से तो ये काफ़ी गति में होता है, लेकिन ऊपर जाते जाते यह एक बार में स्थिर हो जाता है। कहीं ना कहीं जाकर, मान लीजिए आपने एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका तो कहीं ना कहीं जाकर स्थिर होगा और उसके बाद पुनः नीचे गिरेगा। तो जब वह स्थिर होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उच्चतम होगी, मतलब नीचे से ऊपर जाने में क्या हो रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। और उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि वह स्थिति में आ रहा है। और उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होता है, कमी, क्योंकि कुछ ऊपर जाने के बाद वह रुक जाता है और फिर वापस आता है। मतलब उसकी स्थितिज गतिज ऊर्जा जो है वह ऊपर जाकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। तो नीचे से ऊपर की ओर जब पत्थर फेंका जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं पाया जाता। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से क्या प्रकृति में कभी अकेले नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बल जो है यह प्रकृति में कभी अकेले नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, शाकाहारियों को किसे पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसे पचाने के लिए शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है हमारे शरीर में, आंसर होगा छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की जो मानक इकाई है वह हर्ट्ज होती है, और जो मानव होता है यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है, जिसे श्रव्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, उपास्थियों। हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो कि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। तो हमारे कान में जो उपास्थियाँ पाई जाती है, अस्थियाँ नहीं पाई जाती। हमारे शरीर में हड्डियाँ जो होती हैं, हड्डियाँ पाई जाती है, लेकिन हड्डियाँ भी कई प्रकार, जैसे अस्थियाँ, उपास्थियाँ और इस प्रकार से भागों में बटी हुई होती हैं। तो उपास्थियाँ हमारे शरीर कानों में पाई जाती हैं जो कि आसानी से मुड़ जाती है, इसीलिए हमारे कान मुड़ जाते हैं, आपने देखा होगा। और अगर बात कर ली जाए कि कानों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 3 हड्डियाँ पाई जाती है। और कानों में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपिज होती है। यह भी आपको याद रखना है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पेरिना तांडवम। तेलंगाना राज्य में लोकप्रिय नृत्य की बात की गई है तो यह है पेरिना तांडवम। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना राज्य जो है यह 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है, इस तारीख को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वक्रता केंद्र पर होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए, कोई भी तत्व है तो उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो किसका योग होता है, तो वह न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन।
इन दोनों का योग होता है किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि परमाणु संख्या 19 है। परमाणु संख्या 19 है मतलब इसमें कितने प्रोटॉन है? 19 प्रोटॉन है। और टोटल इसका द्रव्यमान कितना है? 39 है। तो अब इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो इसमें न्यूट्रॉन होंगे 20। तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 39। तो समझ गए होंगे आप लोग किस तरीके से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात की जाती है परमाणु भार से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, खालिस्तान चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा तत्व चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम जो है यह चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह होता है Cl। इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। कैल्शियम हड्डियों व दांतों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किसी व्यक्ति द्वारा खालिस्तान लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से किसका सेवन करने पर किसी व्यक्ति की एसिडिटी ठीक हो जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बेकिंग सोडा का घोल लेने पर एसिडिटी ठीक हो जाती है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिसका IUPAC नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और मार्केट में इसे हम जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। फार्मूला है NaHCO3। साधारण भाषा में बेकिंग सोडा खाने का सोडा कहा जाता है। रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और IUPAC नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यह सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा गया था, डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किसे पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जल में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। जिप्सम के फार्मूले की बात की जाए तो यह होता है CaSO4 × 2H2O। इसका फार्मूला भी आप लोगों को याद रखना है। जिप्सम से POP का निर्माण किया जाता है और POP का जो फार्मूला होता है वह होता है CaSO4 × 12H2O। दोनों ही आपको याद होना चाहिए, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई बे रखा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई बे रखा गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम प्लेइंग इट में माई बे रखा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक थी 2018 के हिसाब से। अब आपको याद नहीं रखना है, वैसे किसी भी एग्जाम में अब नहीं पूछी जाती है क्योंकि यह जब का करंट अफेयर था इसलिए तब पूछा गया था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो इनके बारे में पूछा जाता है, तो आप नॉर्मल जानकारी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान समरूप अंग है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किन से समरूप अंग है। तो राइट आंसर होगा लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के जो फाल होते हैं यह समरूप अंगों का उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, स्थिर या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है स्थिर या गतिज ऊर्जा में प्रतिरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। आंसर होगा जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व के नियम के अनुसार कोई वस्तु जिस अवस्था में होती है वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका मतलब है अगर कोई वस्तु स्थिति मतलब रुकी हुई है, मान लीजिए किसी जगह पर रुकी हुई है, अपनी स्थिति में है, तो जब तक इस पर कोई बल नहीं रहेगा या इसी तरीके से रहेगी। और अगर कोई वस्तु गतिमान है, गति में है, तो उस पर जब तक कोई बल नहीं लगाया जाएगा वह गति करती रहेगी, रुकेगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो है यह किलोवाट घंटा है। वाणिज्यिक इकाई का मतलब होता है आप लोगों के यहाँ, सभी के यहाँ मीटर लगा होगा, बिजली मीटर, और उसमें आप लोगों की यूनिट बनती है, जितनी बिजली का आप खपत करते हैं उसी के हिसाब से आप लोगों का बिल आता है। अब बिजली बिल कहाँ से आता है, कितने देना चाहिए आप लोगों का, किसी का कम आता है किसी का ज़्यादा आता है, तो वह होता है विद्युत ऊर्जा की कितनी खपत हुई है। तो विद्युत ऊर्जा की खपत किस में मापी जाती है, मीटर में, किलोवाट घंटा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, डोवेराइनर उन समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल कितने त्रिकों को पहचान सके थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3 त्रिकों को पहचान सके थे डोवेराइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, पपीता जो है
यह कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो कायिक प्रवर्धन देखिए, एक पेड़ होता है और इस पेड़ की हम एक शाखा को यहाँ से काट लेते हैं और इसे दूसरी जगह लगा देते हैं, तो यह भी खिल जाता है। जैसे कि आप लोग गुलाब और जो अदर फूल होते हैं उनकी कलम लगाते हैं, जैसे कि मौसम्बी, नारंगी, इन सभी की क्या होती हैं? कलम लगती हैं। तो यह कलम लगने को ही क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। और पपीते की कलम नहीं लगाई जा सकती। केला, गुलाब, नारंगी, इन सभी की कलम लगाई जा सकती है। मतलब एक पेड़ की शाखा को काटकर उससे एक नया पेड़ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सीब ट्यूब जो है यह जाइलम का प्रकार नहीं है। इसके अतिरिक्त ट्रेकेइड, जाइलम फाइबर्स, नलिकाएं, यह सभी जाइलम का प्रकार है। जाइलम जो है यह एक जटिल उत्तक होता है जो कि पेड़ पौधों में जड़ों और रूट रोम जो होते हैं, मतलब हम जड़ों के जो रोम होते हैं उनके द्वारा मृदा से अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आपको बांधों के राज्य भी याद रखना है ताकि आप लोगों को पता रहे कि वह किस राज्य में स्थित है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो पूछा गया दांडी सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1930 में दांडी नामक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी तथा दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है यह सबसे अधिक होता है। कार्बन का प्रतीक चिन्ह सी, परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, रेगिस्तान मरुस्थल कहां स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अफगानिस्तान में। रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की और इस धर्म का प्रथम अनुयायी जो है वह बीरबल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं 20 सितंबर 2018 की 3rd शिफ्ट में पूछे गए साइंस जीके जीएस के क्वेश्चन। तो देखिए आगे तक वीडियो में बने रहिए और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रश्न देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को स्टैटिक जीके पढ़ना है तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर ले, जहां से आप लोगों को नंबर 1 स्टैटिक जीके मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, मनीटॉलिन द्वीप कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा कनाडा में। मनीटॉलिन द्वीप जो है कनाडा में स्थित है। कनाडा विश्व की सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला देश है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किसी ऑब्जेक्ट का खालिस्तान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, द्रव्यमान। किसी ऑब्जेक्ट या पिंड का जो द्रव्यमान होता है वह नियत होता है और यह स्थान बदलने पर नहीं बदलता। स्थान बदलने पर भार बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार है 60 किलोग्राम, कितना है 60 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? इसका 1/6। अब इसका 1/6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम। लेकिन हमने व्यक्ति को तो पूरा पहुंचाया है, यहां पर भी एक व्यक्ति ही को तो हमने यहां पर तोला है, मापा है, और चंद्रमा पर भी एक व्यक्ति को ही तोला या मापा है। इसे काट कर आधा करके तो हमने इसे भिजाया नहीं है कि कुछ टांगे या कुछ पैर काट लिए हमने फिर बुझाए, ऐसा नहीं है। तो द्रव्यमान नियत रहता है, वह किसी भी जगह पर हो, स्थान बदलने पर चेंज नहीं होता है, लेकिन भार में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है?
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, क्लोरीन जो है यह एक यौगिक नहीं है, यह एक तत्व है। क्लोरीन का जो प्रतीक चिन्ह है वह Cl होता है, परमाणु क्रमांक इसका होता है 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह एक व्यंजक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग के बारे में भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, विभज्यतक ऊतक जो है यह कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। विभज्यतक ऊतक पौधों के शीर्ष भागों पर पाया जाता है। मान लीजिए एक पेड़ है, तो इसके शीर्ष भागों का मतलब होता है कि ऊपर की ओर जो शीर्ष भाग है, जैसे नुकीला भाग है, तो यहाँ पर विभज्यतक ऊतक पाया जाता है ताकि इसका आसानी से और भाग बढ़ा सके। और इसी तरह नीचे जड़ में भी विभज्यतक ऊतक पाया जाता है, जिससे जड़ आगे की ओर बढ़ सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? पूछा गया है जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 63। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 63 तत्वों को रखा गया था। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, फूल के नर जनन भागों को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पुंकेसर कहा जाता है। फूल के नर प्रजनन भागों को पुंकेसर कहा जाता है तथा स्त्री प्रजनन भागों को स्त्री केसर कहा जाता है। फूल का जो स्त्री भाग या फिर मादा भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? राइट आंसर होगा 10 की पावर -12 मीटर के बराबर। 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया, एशिया के ज्योति पुंज के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 1 किलोवाट घंटा के बराबर कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है 3.6 × 10⁶ जूल 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो यह मात्रक आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप डी एग्जाम में 4 से 5 शिफ्टों में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में घटित हुई थी? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है बोस्टन टी पार्टी या चाय पार्टी की जो घटना है किस वर्ष घटित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1773 में बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, कीटोन जो है यह प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम पास करना है तो, जहां पर आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं और जीके जीएस, स्टैटिक जीके, साइंस, यह सभी क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप ग्रुप डी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते, किस कंडीशन पर? तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर न्यूटन के नियम जो है कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वह है बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। पौधे जो है या बाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पौधों की पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन करने के लिए छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं से पौधे अपने अंदर के अतिरिक्त जल को बाष्पोत्सर्जित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, समीकरण 2Cu मतलब कि कॉपर के 2 अणु प्लस O2, तो इससे एक अभिक्रिया होकर एक नया उत्पाद बनता है 2Cu। तो ये किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 2 उत्पादों को मिलाकर एक नया उत्पाद बनाने की जो प्रक्रिया है इसे क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश राज्य में। बाणसागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बाणसागर बांध
मध्य प्रदेश में सोन नदी पर शहडोल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है। तो देखिए यह क्वेश्चन फिर डबल से कर लिया गया है, तो मतलब बैक टू बैक शिफ्टों में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट किए गए थे 2018 एग्जाम में। तो आप लोगों को ध्यान से सारे क्वेश्चन देखना है और अच्छे से तैयार करना है। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया था, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 आयन का। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं 22 सितंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 24। देखिए लीप वर्ष निकालना है तो 100 लिखे, इसे 4 से डिवाइड कर दिए तो आपको पता चल जाएगा कि इनके बीच में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो आंसर हो गया 24। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि 100 जब 100वां वर्ष काउंट करोगे तो वह अगला लग जाता है। जैसे मान लीजिए 2099 आएगा, उसके बाद आप जब 100वां वर्ष काउंट करोगे तो 3000 हो जाएगा। तो आपको इसी के अंतराल में बीच में पूछा गया तो 24 होंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं यह संयुक्त रूप से अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गैल्वेनोमीटर किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। गैल्वेनोमीटर का जो प्रयोग है यह विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं तक था। तो आज का जो सेशन हमारा आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम 2018 के सभी पेपरों में पूछे गए फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा जीव विज्ञान के प्रश्न देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को स्टैटिक जीके के भी बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।